हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ हमारा PT 365 सीरीज़, जो पॉलिटिक हम देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखना है टेबल ऑफ कंटेंट हम क्या पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे इलेक्शंस के बारे में। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड। फिर देखेंगे जो नेशनल पीपल जो पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, तो टोटल 8 नेशनल पार्टीज़ हो गई हैं। तो वो देखेंगे कैसे होता है। फिर देखेंगे डिलिमिटेशन कमीशन। देन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में। और इन सभी आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इनके अंदर जो भी डिटेल्स है वो डिस्कस की जाएगी। और सीरीज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक पॉलिटिकल लेक्चर्स नहीं देखे हमारे, तो पूरी ही लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी। और जो नितिन सिंघानिया के हैं उसके भी डेली लेक्चर्स सब डलने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज इलेक्टोरल बॉन्ड। सो न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की गई है अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसने सब कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील की है रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जिसमें डिनोमिनेशंस 1 करोड़ रुपीज़ का है, उसने ही सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो रेज़ किया है। तो वो अमाउंट कितना रेज़ किया गया, डेट इज़ 91%। तो ये अभी डिनोमिनेशन हम आगे देखेंगे कि कितना कितना जो है मल्टीपल्स में होता है। तो मेजरली जो डिनोमिनेशंस ने इंक्रीज़ किया है फंड, ये 4 सिटीज़ से हुआ है, डेट इज़ मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और हैदराबाद, जो अकाउंट करता है 83% ऑफ द ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय वैल्यू। अब ये होता क्या है, ये ऑलरेडी हम पहले भी एक सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट के अंदर 2017-18, जिससे कि क्लीन अप किया जाए जो पॉलिटिकल फंडिंग है। तो जो KYC डॉक्यूमेंट है सभी की इन्फॉर्मेशन ली गई थी। तो नेचर क्या था कि जो ये बैरियर इंस्ट्रूमेंट है कि जिसको भी मिलता है ये उसका ही हो जाता है, और इंटरेस्ट फ्री है, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता। एलिजिबिलिटी क्या है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, कि कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेट कर रही हो इंडिया के अंदर, तो जो फॉरेनर है उनको ये अलाउ नहीं होता है। ऑन फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एक्सटेंड KYC नॉर्म्स होते हैं, और इसमें बैंक के थ्रू ही पेमेंट किया जाता है। और लाइफ जो स्पेन क्या है इसका कि 15 दिन के अंदर जो इशू ये जब होता है उसके 15 दिन के अंदर ही इसकी लाइफ स्पेन होती है। एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग डोनेशन ओनली टू उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन के लिए होता है जो 29 सेक्शन A RPA जो हमारा 1951 का है उसके अंदर रजिस्टर्ड है। एंड हैज़ रिसीव, और किन पॉलिटिकल पार्टी को कि जिन्होंने एटलीस्ट 1% जो वैलिड वोट्स हैं और जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था और असेंबली इलेक्शन उसमें उन्होंने सिक्योर की हो, तो ये एक कंडीशन है। और जो पीरियड ऑफ परचेज है कि जब सपोज कीजिए कि ये जनवरी में निकला है बॉन्ड, तो 10 दिन के लिए उस मंथ के ये अप्लाई मतलब अवेलेबल रहता है। जैसे आप देखते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे कोई प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है, कितने नंबर ऑफ डेज़ के लिए सेल चलिए, तो जैसे ये 10 डेज़ के लिए अप्लाई होता है, 10 डेज़ के लिए। तो किन मंथ्स में होता है, इन मंथ्स ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर एज में भी स्पेसिफाइड गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसको यूज़ कैसे करता है, हाउ टू यूज़। तो जो पार्टी होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो इसको एनकैश कराती है फ्रॉम द किस बैंक से, कि जो भी इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया जाता है। और ये जो बॉन्ड भी बनवाए जाते हैं ये भी उसी बैंक के थ्रू बनवाए जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ होता है। तो ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है। स्टेट बैंक SBI जो हमारा है उसके ही बैंक्स में होता है, और उसकी और जो ब्रांचेस के अंदर होता है। और इसमें कंडीशन है कि जो विद इन 15 डेज इसको डिपॉजिट करना रहता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। अदरवाइज जो टोटल जो भी अमाउंट है वो प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड है उसके अंदर चले जाता है। और जैसे कि आपको अभी बताया था जो डिनोमिनेशन है, तो 21 मल्टीपल्स में होता है, 1000 होता है, 10,000, 1 लाख रुपीज़, 10,000 रुपीज़ और 1 करोड़, जिसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा निकली है। तो 1 2 3 4 5 तो टोटल 5 है। और जो अवेलेबल होते हैं फ्रॉम द स्पेसिफाइड ब्रांचेज ऑफ ओनली द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वही आपको बताया जा रहा है। और लास्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज अ ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं होता कि आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया उसको, और ना ही एज अ कोलेटरल यूज़ होता है कि आपने इस पर गिरवी रखी कुछ आपने ले लिया है। वही केवल एज अ फिजिकल फॉर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पीपल पार्टी स्टेटस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूज़ में क्या है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो नेशनल पीपल पार्टी है उसे एक एज अ नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया, और इसे एक फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की पार्टी बना दी है जिसने ये स्टेटस अर्न किया है। तो न्यूज़ में क्या है और कि जो नेशनल पीपल पार्टी है उसे
रिकॉग्नाइज़ किया गया स्टेट पार्टी। तो ये किन किन स्टेट्स के अंदर है, ये अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड। तो आप ऐसे याद रखेंगे अरुणिमा एंड मीना, अरुणिमा सीना सभी जानते हैं। तो अरुणिमा से निकलेगा आपका अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, अरुण एंड माँ से, और जो मीना है दैट इज़ मेघालय और नागा। तो आपको ये ध्यान रहेगा, आप इतना ध्यान रखेंगे बस, अरुणिमा, मीना। तो इससे याद रहेगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड, ये 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज़ की गई थी और ये 8th नेशनल पार्टी बन गई है। तो टोटल हमारे पास 8 नेशनल पार्टीज़ हो गई हैं। अदर जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बीजेपी है, बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, एंड ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये 2 हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक है दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट वाली है, एंड नेक्स्ट इज नेशनल कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 2 से 3 बार इसको रीडिंग में मारें आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं ऑप्शन। और एक पार्टी को रिकॉग्नाइज कब किया जाता है नेशनल पार्टी, वो तो इलेक्शन कमीशन के थ्रू किया जाता है। जब नीचे दी गई ये 3 कंडीशन है, इनमें से अगर वो एक भी फुलफिल कर देगी तो उसे नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये नीचे आपके लिए यहाँ पे ट्रिक भी लिखी गई है, तो ईजिली आप इसको अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, ये कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप इसको। तो उससे पहले पढ़ लेते हैं एक बार कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी 6% वैलिड वोट सिक्योर करेगी किसी भी 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में, तो याद ध्यान रखेंगे जो बोल्ड में लिखा हुआ है कि जनरल इलेक्शन के अंदर, नॉट बाई इलेक्शंस, लोकसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली किसी के भी, प्लस इन एडिशन वो विन करेंगे 4 सीट लोकसभा के अंदर फ्रॉम एनी स्टेट। तो लास्ट का आपको ये फर्स्ट जो क्लोज दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग है, इसको एक बार इसको रब कर देते हैं। तो नीचे जो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ही आपके लिए बनाए गए हैं। तो ये फर्स्ट जो हमारा है, ये हमारे फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करता है कि 6% ऑफ वैलिड वोट प्लस जो 6% वैलिड वोट होनी चाहिए किस में, तो ये मोर देन 4 लिखा हुआ है, तो मतलब 4 और मोर देन 4, तो ये आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, ये अंडरलाइन है। तो 4 देखिए यहाँ पे आप अंडरलाइन है, तो मीन्स 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट के अंदर, लेकिन और किसके इलेक्शंस में, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के ही इलेक्शंस में, ये फर्स्ट कंडीशन है। प्लस 4 सीट्स होनी चाहिए लोकसभा के अंदर, ये जीता हुआ होना चाहिए किसी भी स्टेट में। तो ये फर्स्ट कंडीशन आपको पूरी अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि 6% वैलिड वोट प्लस जो 4 स्टेट या उससे ज़्यादा लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्लस इसमें है कि जो 4 सीट होनी चाहिए मिनिमम उससे जीती हुई कि किसी भी लोकसभा के अंदर। और ये सेकंड कंडीशन हमारी जो यहाँ पे पॉइंट में लिखी हुई है, अगर वो वैलिड 2% सीट जीतते हैं किसी भी लोकसभा के अंदर जनरल इलेक्शन में, प्लस जो कैंडिडेट है वो इलेक्ट होना चाहिए, इलेक्टेड फ्रॉम द 3 स्टेट। तो ये 3 ES याद रखा है आपको, ये 3 जो स्टेट्स हैं उसमें भी इलेक्टेड कैंडिडेट देखना है। और जो लास्ट है SP4S, तो ये है कि अगर वो रिकॉग्नाइज हो जाती है एज अ स्टेट पार्टी, SP इज स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, डेट इज़ थर्ड कंडीशन। तो ये पूरी ही आपको मैथमेटिकली पूरी ही क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ कि जो वैलिड 6% की वोट मिली चाहिए कि 4 स्टेट में या उससे ज़्यादा में किसी भी जनरल इलेक्शन में। तो यहाँ पे जनरल इलेक्शन है, बाई इलेक्शन नहीं है। और जो लोकसभा के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नेक्स्ट है कि जो 4 सीट मिली होनी चाहिए उसमें एडिशन में उसे जीतनी होनी चाहिए कि लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अगर वो जीते हैं 2% ऑफ सीट लोकसभा के अंदर जनरल इलेक्शन के अंदर, और ये जो कैंडिडेट्स हैं ये इलेक्ट होने चाहिए 3 स्टेट से। तो ये नीचे सेकंड आपको पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ है SP4S, दैट इज स्टेट पार्टी एज अ रिकॉग्नाइज होनी चाहिए वो 4 स्टेट के अंदर। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर आपको हो जाना चाहिए बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो डी रजिस्टर कर सके पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि वो रजिस्टर तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें डी रजिस्टर नहीं कर सकती, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंफॉर्मेशन देख लेते हैं रिगार्डिंग कि जो स्टार कैंपेनर की एक जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी वो ऊपर होती है, अनरिकॉग्नाइज जो पार्टी होती है वो नीचे होती है। तो जो रिकॉग्नाइज है फिर नीचे आएगी अनरिकॉग्नाइज बट रजिस्टर होती हैं। तो जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके पास 40 स्टार कैंपेनर्स होते हैं, लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसके पास केवल 20 स्टार कैंपेनर्स होते हैं जो केवल जो इलेक्शंस कैंपेन के में भाषण देते हैं। और जो लिस्ट है स्टार कैंपेनर की वो किसे दी जाती है, वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दी जाती है। और जो इलेक्शन कमीशन को विद इन अ वीक जब भी इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन हो जाता है
कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से एक हफ्ते के बीच में, और जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है ऑन द स्टार कैंपेनर वो उससे भी छूट मिल जाती है फ्रॉम बीइंग एडेड टू द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंडिडेट, कि जो भी खर्चा स्टार कैंपेनर का लगता है वो उसके जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है, जो टोटल लिमिट 70 लाख रखी गई है, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। और जो भी अगर इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जाता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट और हर इलेक्शन एजेंट अगर स्टार कैंपेनर के साथ स्टेज शेयर करता है कि कोई भी कैंडिडेट या उसका कोई इलेक्शन एजेंट, तो जो उसका एक्सपेंडिचर होता है रैली का, वो जो कैंडिडेट है उसके जो 70 लाख का ये मैक्सिमम रखा हुआ है इसमें इंक्लूड हो जाता है। एक्सेप्ट क्या नहीं होता, अदर देन जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं स्टार कैंपेनर की वो एडिड नहीं होते। अदर देन द ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ द स्टार कैंपेनर इज एडिड टू द कैंडिडेट एक्सपेंसेस। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो जनरल इलेक्शन 2019 का इंपॉर्टेंट जो डाटा दिया हुआ है, तो जो वोटर टर्नआउट है, कितने नंबर ऑफ वोटर वोट डालने गए थे, तो जो फाइनल वोटर टर्नआउट है वो 67.11% है। वो रजिस्टर हुआ एज द हाईएस्ट टर्नआउट इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा इलेक्शन। और जो नोटा है दैट इज़ नन ऑफ द अबव, वो 2019 में वो 1.04% रहा है, जो कि कंपेरेटिवली कम है 2014 के लोकसभा इलेक्शन से जो रहा है 1.08%। वुमेन का वोटर्स देख लेते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट रहा है, तो वुमेन्स का रहा है 66.68%, बल्कि जो मेंस का रहा है 66.79। तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी की थिंकिंग है, वुमेन हमारे मैन से एक कदम पीछे है, तो आप इसमें दोनों में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 66.68। ये केवल याद करने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। वुमेन पार्लियामेंट्रीज क्या है कि जो 17 लोकसभा के अंदर एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंट्रियंस है, कि जो हाईएस्ट नंबर क्या है वहाँ पे 78 है वहाँ पे नंबर में। तो हमने सभी आर्टिकल डिस्कस कर लिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड डिस्कस कर लिया, नेशनल पीपल ये पार्टी को जो नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है वो डिस्कस कर लिया, जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो हमें डिस्कस करना है तो वो डिस्कस करते हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन की न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बनाई है जो डिलिमिटेशन कमीशन, किस पर्पज़ के लिए, कि इसका डिलिमिटेशन इससे ही पता चल रहा है कि ये लिमिट करती है कि जो दोबारा जितना कॉन्स्टिट्यूंटीज़ है उनकी लिमिटेशन करती है कि कितना टेरिटोरियल एरिया उनका रहना है, कि जो भी फॉर द पर्पज़ ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी किन किन एरियाज़ के अंदर, कि यूटी है जो जम्मू एंड कश्मीर की, जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड है, इनके लिए भी, बिकॉज इनके पहले जो 2002 है उस टाइम से रह गए थे। न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज डिलिमिटेशन विल बी डन जम्मू एंड कश्मीर में 2011 सेंसस के बेसिस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। लेकिन जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और जो नागालैंड है उसकी जो डिलिमिटेशन की जाएगी वो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और इसमें जो सेंसस भी है वो 2001 का लिया जाएगा, बिकॉज वो जब से ही ये पेंडिंग पड़ा है जो वाजपेयी जी के टाइम से। हाउएवर ये जो एक्सरसाइज है पोस्टपोन्ड हो गई थी इन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर एंड नागालैंड ऑन द एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट, कि जैसे आपको बता रहा है कि ये पहले ये पोज हो चुकी थी, बिकॉज कोई जो भी थ्रेट था वहाँ पे जो पीस और पब्लिक ऑर्डर को। अब जो कमीशन है ये हेड कौन कहता है, ये हेड की जाती है बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, और जो जस्टिस रिटायर रंजन देसाई है वो इसको हेड कर रहे हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो डिलिमिटेशन है लिटरली इसका मतलब है कि द एक्ट, जो प्रोसेस की लिमिट करना या बाउंड्रीज जो भी है हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की, हमारी कंट्री के अंदर और प्रोविंसेस के अंदर, जिसमें एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून बनाने की बॉडी है। 2 आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170। तो 82 आप जब भी ध्यान रखेंगे जो भी कम होता है आर्टिकल वो मोस्टली पार्लियामेंट से रिगार्डिंग होता है, जो ज़्यादा नंबर में होता है वो स्टेट से रिगार्डिंग होता है। तो 82 क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो इनेक्ट करता है एक डिलिमिटेशन एक्ट हर सेंसस के बाद, जो एस्टेब्लिश करता है एक डिलिमिटेशन कमीशन। और जो आर्टिकल 170 है वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो डिवाइड की जाती हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, जो भी डिलिमिटेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सेंसस के बाद। और इंडिया के अंदर जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये 4 बार बनाई गई है, फर्स्ट 1972, 1963, 1973 एंड 2002। जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपॉइंट किसके थ्रू की जाती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू की जाती है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके साथ कोलैबोरेट करके वर्क करते हैं। और इसके जो मेंबर देख लेते हैं तो 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया गया है, जब भी कोई पोस्ट वो होल्ड करते हैं, कि जब भी वो मेंबर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी पोजीशन के हकदार हो जाते हैं, लाइक वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट है कि जो सर्विंग और रिटायर्ड जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के,
वो चेयर पर्सन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो इसके मेंबर होते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर, ये दूसरे जो कमिश्नर्स होते हैं जो नॉमिनेट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है ऑफ द कंसर्न स्टेट वो इसके मेंबर्स होते हैं। तो हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने रूल किया है कि जो RTI एक्ट के तहत जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो उसमें जो EVM है वो नहीं आती है। तो ये EVM के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो EVM है इसमें जो 2 यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट होती है, एक बैलेटिंग यूनिट होती है। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो इलेक्शन कमीशन के पास होती है, जो भी अपॉइंटिंग पोलिंग ऑफिसर होता है उसके पास। एंड जो BU यूनिट है दैट इज़ बैलोटिंग यूनिट इज़ इन द वोटिंग कंपार्टमेंट, की जो अंदर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर ये बैलोटिंग जो यूनिट होती है ये लगी होती है, इनटू वेयर जो वोटर्स होता है अपनी वोट कास्ट करता है। तो आप ध्यान रखें कंट्रोल से थे कि कंट्रोल करना है, तो ये किसके हाथ में होगी, जो भी पोलिंग ऑफिसर है उसके अंडर में। और जो बैलेट पेपर्स, ये बैलेट सिस्टम से आप कोई ध्यान रख सकते हैं कि जो बैलोटिंग यूनिट है ये वोटर्स के लिए होती है वोटिंग के कंपार्टमेंट के अंदर, और ये रन करती है जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो ना सिंगल एल्कलाइन बैटरी के अंदर जो फिट की जाती है कंट्रोल यूनिट के अंदर, जो कि हमारे पोलिंग ऑफिसर के पास है। एंड कैन इवन बी यूज उन एरियाज़ में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दे आर मैन्युफैक्चर किसके थ्रू की जाती है, बाय द इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है इनके थ्रू ये बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं जो हिस्ट्री है, तो इसका इतिहास भी है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में भी जब हम पॉलिटी के टेस्ट डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो EVM से फर्स्ट यूज़ हुई थी 1982 का केरला जो इलेक्शंस हुआ था, असेंबली इलेक्शन, वो भी बाई इलेक्शन नॉट जनरल इलेक्शन। हाउएवर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया था कि जो इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ये इन्होंने स्ट्रक डाउन किया था कि जो इलेक्शन है सिंस RPA 1951 का, और जो कंडक्ट रूल्स है 1961 का वो अलाउ नहीं करता यूज़ करना EVM को। तो दैट्स वाई जो RPI है पार्लियामेंट ने उसको अमेंड कर दिया 1988 में, जिससे कि EVM का यूजेस अलाउ किया गया। और उसके ही 1999 में दे वर यूज़ पहले बार यूज़ हुई है इन द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आपका लगा। और जो 2004 में जो EVM है वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी इन द लोकसभा इलेक्शन। तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस उसके रिगार्डिंग भी। नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो जो सेक्शन 8 है हमारा, तो इसमें डिफरेंट जो सेक्शन है, वेट अ मिनट, तो जो सेक्शन 8 है हमारा और इसमें सेक्शन 11 फिर सेक्शन 126 आता है। तो जो RPI एक्ट है जिसके रिगार्डिंग दिया है, तो सेक्शन 8 क्या कहता है कि ये पर्सन जो कन्विक्ट होता है कि किसी भी ऑफेंस में, कि जो IPC या जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इसके किसी भी एक्ट के थ्रू ये प्रोविज़न में अगर वो कन्विक्ट हो जाता है तो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन आप इसको अगर जब और डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसके जो प्रोविज़न भी जो IPC के हैं कि कोई भी प्रोविज़न लग गया तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसके भी जो पूरी डीपली एग्जामिन किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो सेक्शन 11 है कि जो एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो रिमूव कर सकती है और रिड्यूस कर सकती है जो भी पीरियड है डिस्क्वालिफिकेशन का। लेकिन आपको ऑलरेडी पहले बता दिया गया है तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है कि वो डीरजिस्टर कर सके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन उसकी वो एम्पावर है कि वो रिमूव कर सकती है और रिड्यूस कर सकती है जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है। और सेक्शन 126 क्या कहता है कि प्रोहिबिट करता है इलेक्शन कैंपेन एक्टिविटीज़ को पब्लिक मीटिंग के अंदर, कि आप कुछ भी अपने माथे पर भी अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम लगा के नहीं घूम सकते, कि 48 आवर्स वोटिंग डेज से पहले। सेक्शन 9 क्या कहता है कि जो रजिस्ट्रेशन है पॉलिटिकल पार्टी का बाय इलेक्शन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे आर्टिकल यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 6th आर्टिकल कि जो भी इलेक्शन कमीशन के इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो ये इसमें जो फर्स्ट है कि जो ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो फैसिलिटेट करता है कि आप अपने जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई है और उसे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आप हम पासपोर्ट अपना बनवाते हैं तो उसका जो एप्लीकेशन है वो ट्रैक करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो रजिस्टर करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, और उन्हें ग्रांट करती है रिकग्निशन की नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी किसके बेसिस पे, उनकी जो भी पूरी परफॉर्मेंस होती है। जो अदर पार्टीज़ हैं उन्हें सिंपली रजिस्टर अनरिकग्नाइज पार्टीज़ बोला जाता है। जैसे आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया था कि पहले ऊपर आती है रिकग्नाइज, फिर आती है अनरजिस्टर, नहीं पहले ऊपर आ गई रिकग्नाइज, देन इट विल कम कि जो अनरिकग्नाइज है लेकिन वो रजिस्टर हैं।
ये आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। और ये किस सेक्शन के थ्रू करते हैं, ये सेक्शन जो हमारा RPA का 29A के अंदर करते हैं। और यही वहाँ पे कंडीशन भी थी जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड में भी पढ़ा था कि उन्हीं को पार्टीज़ के लिए इशू किया जा सकता है जो RPA 29A के अंदर रजिस्टर है, प्लस जो 1% ऑफ वैलिड वोट सिक्योर करते हैं इलेक्शंस के अंदर। नेक्स्ट है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन क्या है, तो फॉर वोटर वेरिफिकेशन, तो तेलंगाना का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया जो फेशियल रिकॉग्निशन एप्लीकेशन है कि जो है कि एंट्री गेट पे कि फेशियल जो रिकॉग्निशन है उससे किया जा रहा है कि जिससे कि जो भी फेक वोटर्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जा सके और एक रियल टाइम ऑथेंटिकेशन किया जा सके। और ये हेल्प करता है कि जो भी रिड्यूस करना कि इम्पर्सोनेशन और प्रॉक्सी वोटिंग केसेस, कि प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है कि जिसमें कि आप का कोई भी जान पहचानने वाला वोट डालने चले जाता है। जो एप्लीकेशन है यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें क्या यूज़ किया गया, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया, बिग डाटा यूज़ किया, मशीन लर्निंग यूज़ किया जो मोबाइल डाटा में अपलोड की जाएगी और उसे टेस्ट किया गया 10 पोलिंग स्टेशन पे जो भी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं कहाँ पे, तो ये आप मोस्ट प्रोबेबली हैदराबाद के अंदर होगा कि कोम्पोली म्यूनसिपैलिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द पोस्टल बैलेट। रिसेंटली जो पर्सन है विद डिसएबिलिटी और जो PWD है और जो पीपल है 80 ईयर्स से ऊपर के, उन्हें अलाउ कर दिया गया कि वो कास्ट कर सकते हैं वोट इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन थ्रू पोस्टल बैलेट। ये टाइप ऑफ वोटिंग है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो भी वोट डालने वाले होते हैं, कि बेसिकली आपको जो इलेक्ट्रॉनिकली जो भी प्रोसीजर है इनका थ्रू फैक्स ये मेल, वो आपको जो भी ये बैलेट पेपर है दिया जाता है और आप इसको अपनी वोट इसमें डालते हैं, लेकिन इसको पोस्ट जो है रिटर्न बाय पोस्ट किया जाता है। और जो सर्विस वोटर्स हैं उनका हैव द ओपिनियन कि ऑफ आइदर वोटिंग थ्रू द पोस्टल बैलेट और थ्रू प्रॉक्सी वोटर, कि जो सर्विस वोटर्स हैं कि किसी भी जो आर्म फोर्सेस में सर्विस में यूनियन की या जो भी किसी आर्मी एक्ट है, कि जरूरी नहीं है कि वो आर्मी में हो लेकिन वहाँ पर रहना पड़ता है, और जो भी आर्मी पुलिस फोर्सेस में हो ऑफ स्टेट की और आउटसाइड द स्टेट सर्व कर रहे हो, उस केस में यह पर्सन जो एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, तो इन सभी केसेस में कि उसके पास चॉइस है कि वो पोस्टल बैलेट या प्रॉक्सी वोटर में कि आपने अपनी सिस्टर को बोल दिया, ब्रदर को बोल दिया कि वो वोट डाला है, तो दोनों ही केसेस में सर्विस उसको अवेलेबल है। जो सेक्शन 62 है हमारे RPI का 1951 का, वहाँ पे प्रिजनर्स को जो है अलाउ नहीं है कि वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में पर्सन है उसको अलाउड है। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, तो AWAB। तो ये न्यूज़ में क्या है, बिकॉज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने होस्ट किया 4th जनरल असेंबली ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ बेंगलुरु के अंदर। तो ये लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ वर्ल्ड वाइड, और ये एस्टेब्लिश हुई थी 2013 में साउथ कोरिया के अंदर, और इसे परमानेंट सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है सियोल के अंदर। और इसका एम है मजबूत करना जो भी इलेक्शन का मैनेजमेंट है उसका जो प्रोसेस है मेंबर कंट्रीज़ में, और चाहता है, तो ये डायरेक्टली ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके मेंस के लिए, तो ये आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डेट इज 6 टू फोस्टर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज कंडक्टिंग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शन वर्ल्ड वाइड, और जो सस्टेनेबल डेमोक्रेसी उसके अचीवमेंट में। तो ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं आप डाल सकते हैं। और ये इट कैन ऑल्सो अंडरटेक इलेक्शन विजिटर एंड ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम इन वेरियस कंट्रीज टू स्टडी वेरियस इलेक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड शेयर नॉलेज विद अदर मेंबर ऑफ। तो वही जो आ रहा है कि वहाँ पे गए और अपनी नॉलेज शेयर करी, थोड़ा घूमे फिरे। और जो AWAB है सेक्रेटेरिएट ऑल्सो अंडरटेक इलेक्शन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर द ऑफिशियल अदर मेंबर्स के लिए भी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो एसोसिएशन है ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, ये परमानेंट सेक्रेटरी इसका सियोल के अंदर है, 2013 में साउथ कोरिया के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी, और ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी वर्ल्ड वाइड। तो इसकी 4th जनरल असेंबली बेंगलुरु के अंदर होस्ट की गई है। तो हम देखते हैं हमने कितने आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। तो हमने जो इलेक्टोरल बॉन्ड डिस्कस कर लिया है, नेशनल पीपल पार्टी डिस्कस कर लिया, और हमने जो डिलिमिटेशन कमीशन डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिस्कस कर लिया, RPI के सेक्शंस डिफरेंट जो डिस्कस कर लिया, इनिशिएटिव भी देख लिया, जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो देख लिया, ये पोस्टल बैलेट सिस्टम ये भी देख लिया है, जो प्रॉक्सी वोटर्स के भी। नेक्स्ट है जो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक बॉडीज़, तो ये पूरा ही हमने डिस्कस कर लिया है। तो गाइज हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 7 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, एक बार आपको दिखा देते हैं कि हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन ये बिल होंगे, जो भी अमेंडमेंट होंगे RTI एक्ट में, तो ये सभी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्रिप्शन बटन दब जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।